हम पढ़ रहे थे ब्लड कलेक्शन हेमेटोलॉजी के अंडर में। हमने सबसे पहले जाना कि फ्लैबॉटमी, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। जैसे फ्लैबॉटमी के बारे में हमने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में हमने पढ़ा, सोर्सेज ऑफ ब्लड कलेक्शन हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन हम पढ़ेंगे, डिफरेंट कलेक्शन ट्यूब के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे थे, और प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन। फ्लैबॉटमी के बारे में बेसिक हमने पढ़ा था, वेनिंग पंचर, कैपिलरी पंचर, आर्टरी पंचर, जो निडल से इंसेशन किया जाता है। इस प्रोसेस को हम फ्लैबॉटमी के अंडर में देखते हैं। अगर हम बात करें कि भाई वेन को इंसेशन कर रहे हैं तो उसे हम वेनिंग पंचर कहेंगे, ऐसे ही कैपिलरी को कर रहे हैं तो कैपिलरी पंचर कहेंगे, आर्टरी को कर रहे हैं तो आर्टरी पंचर करेंगे। और ये जो काम किया जाता है, प्रोसीजर किया जाता है, इसको फ्लैबॉटमिस्ट परफॉर्म करता है। और फ्लैबॉटमिस्ट के अलावा ये नर्स, डॉक्टर और अदर लेबोरेटरी साइंटिस्ट के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है। एनाटमी में एक बेसिक स्ट्रक्चर कार्टून के हेल्प से यहाँ पे दिखा रखा था। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की बात करें तो ब्लड कल्चर, साइट्रेट ट्यूब, एसएसटी, फिर आपका हेपेरिन, ईडीटीए के 2 पार्ट थे। उसके बाद फिर लास्ट फ्लोराइड। इस तरीके से हमने देखा था कि ब्लड कितना कैसे कलेक्ट करते हैं और कितने टाइम में उसको मिक्स किया जाता है, मिक्स किस तरीके से किया जाता है वो समझा था। और आपका 3 सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलता है, वेनिंग है, आर्टरी और कैपिलरी है। तो वेनिंग में हमने देखा था कि 3 तरीके की हमारी मेन वेन रहती है पूरे बॉडी में, जिसे हम सिफेलिक, बैसिलस और मिडल क्वाइटल बोलते हैं। आर्म वाले एरिया में मिडल क्वाइटल फोसा में आपने डायग्राम के हेल्प से समझा था कि किस तरीके से आपका वो वेन जो है विजिबिलिटी में आता है। ऐसे ही आपके हाथ वाले पार्म एरिया के अपोजिट्स में था, वहाँ पे कि बैसिलस और सिफेलिक 2 वेन किस तरीके से डिस्पर्ज है। कलेक्शन प्रोसीजर 3 टाइप से, ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो वेनिंग पंचर था, स्पेसिफिक एक एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस जो होता है उसके लिए आर्टीरियल पंचर के बारे में समझा था। तीसरा तो स्किन पंचर था, स्किन प्रिक मेथड, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड का हमें रिक्वायरमेंट रहता है तो उसे स्किन पंचर करके करना है, वो देखा था। यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हो आप, इसी पेज नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे कि आपने किस तरीके से टॉर्निक्विट बांधा हुआ है, आपके हाथ क्या पोजीशन है, फिस्ट कैसे बंधाया हुआ है पेशेंट का, और इंसेशन किस पोजीशन में आप कर रहे हो। मिडल क्वाइटल का यहाँ पे दिखाया हुआ है आर्म में। फिर ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में बेसिक शुरू हुआ था हमारा, जो कि यहाँ प्लास्टिक और ग्लास, पहले ग्लास की ट्यूब्स चलती थी, अब धीरे धीरे क्वार्ट्स में कन्वर्ट हो रही है। एक तरीके का प्लास्टिक ही होता है, नॉन ब्रेकेबल ग्लास बोलते हैं उसको। हम कलर कोड को डिफाइन करते हुए एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कलर कोड जो है वो ट्यूब के ऊपर मार्किंग होती है, साथ ही साथ में जो मेजर पार्ट होता है वो उसका हेड टॉप होता है, जो कि कैप जिसको हम बोलते हैं, कैप के कलर से आइडेंटिफाई होता है कि वो ट्यूब किस चीज़ की है। पर्पल कलर है तो क्या एंटीकोगुलेंट होगा, ग्रे कलर है तो क्या एंटीकोगुलेंट होगा, येलो कलर है तो क्या एंटीकोगुलेंट होगा, आपका ब्लू कलर है तो क्या एंटीकोगुलेंट होगा, ये सारा समझा था। यहाँ इमेज के अकॉर्डिंगली देखें तो ब्लैक कलर वाला जो है ईएसआर के लिए यूज़ किया जाता है, सोडियम सिट्रेट का रहेगा। पर्पल वाला जो है वो ईडीटीए है, ग्रीन वाला हेपेरिन है, ब्लू वाला सोडियम सिट्रेट है, येलो वाला जो है ये आपका जेल प्लस बीसीए, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से जाना जाता है। और ऑरेंज, ये हल्का जो ऑरेंजिश सा दिख रहा है आपको, ये बेसिकली रेड है, ये आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ये प्लेन ट्यूब में आता है। इसमें एक और है, ग्रे टॉप का होता है, ऐसे ऐसे कवर है, ऐसे ऊपर में ग्रे कलर का होगा, वो फ्लोराइड का होता है। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे जो हमें शुरू करना है, जो कि है एंटीकोगुलेंट ट्यूब। सबसे पहला है हमारा ईडीटीए, जिसको बोलते हैं थाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये एक तरीके का लिक्विड होता है। ईडीटीए क्या करता है, तो ये आपका अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेसिकली ईडीटीए का फॉर्म है, जो कि केमिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें CH2N ब्रैकेट CH2CO2H ब्रैकेट क्लोज बेस 2 मॉलिक्यूल होल ब्रैकेट 2। अब ये इसका कैल्शियम आयन को और आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो है, कैल्शियम आयन और आयरन को बाइंडिंग एनर्जी को रोकता है, वाटर सॉल्युबिलिटी से रोकता है, जिससे आपका ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो, एज इट इज़ फॉर्म रहे। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो हेपेरिन है वो वर्क करता है कि भाई आपका जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बना रहे। और सेम चीज़ ही कि भाई आपका जो ट्यूब है, बाहर जब ब्लड आया जाए
तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कोगुलेशन फैक्टर एक्टिव ना हो, जिसकी वजह से आपके जो सेल की मॉर्फोलॉजी है, ईडीटीए में क्या होता है, तो जो सेल की मॉर्फोलॉजी होती है, सेल की मॉर्फोलॉजी का यहाँ से मतलब है एनाटमी, उसकी एनाटमी क्या शेप साइज का है, उसकी काउंटिंग यानी वो कितने नंबर में है, ये सब देखा जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो ईडीटीए इस चीज़ का ध्यान रखता है, ये एंटीकोगुलेंट इसी चीज़ का ध्यान रखता है। एक तो सेल को डिके नहीं होने देता है, मरने नहीं देता है, दूसरा उसके शेप और साइज को चेंज नहीं होने देता है। जितना नंबर ऑफ सेल वहाँ पे अलाइव्ड है, जितना लिया था उतना ही 24 आवर्स तक के लिए ये अलाइव करके रखता है ऑन द फेवरेबल कंडीशन। अब फेवरेबल कंडीशन मैंने यहाँ पे क्यों टर्म लगाया है, उसका रीज़न है कि अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड कलेक्ट किया हुआ है ट्यूब में वो डैमेज हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टेस्ट के लिए। इसीलिए एक टेम्परेचर हो गया, एनवायरनमेंट में आपका प्रेशर वगैरह है, कोई बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में नहीं रखना होता है, एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए, टेम्परेचर स्टैंडर्ड रहना चाहिए और सनलाइट में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर आपकी अचीव होती है तो ईडीटीए अपना काम बिल्कुल ठीक से करेगा। और जो टेस्ट आपको ईडीटीए से लगाने हैं वो आप इजीली लगा सकोगे, वो ब्लड सैंपल मतलब कैंसिल नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप लगाने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है। बेसिकली आपके पास एंटीजन होते हैं, आपकी ब्लड में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो आपस में बाइंड करते हैं और रिएक्शन शो करता है, जिसे हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिससे हमें हमारा ब्लड ग्रुप पता लगता है। तो ईडीटीए ब्लड सैंपल से ब्लड ग्रुप हम लगा सकते हैं। दूसरा हमारा टेस्ट जो ईडीटीए से लगता है आज के टाइम में, वो ईएसआर भी लगाया जा सकता है, सीबीसी लगता है, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, मलेरिया पैरासाइट का फेल्सीफेरम और वाईवेक्स का टेस्ट जो है वो भी ईडीटीए ब्लड से लगता है। तो इस तरीके के जो डिफरेंट टेस्ट है हमारे ईडीटीए से लगाए जाते हैं। और ईडीटीए का मेन काम क्या है, आपका कोगुलेशन जो है एक्सट्रेंसिक कोगुलेशन फैक्टर है उसको रोक के रखना, सेल की शेप साइज को बरकरार रखना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाने देना। आगे बढ़ते हैं, ईडीटीए वाला पार्ट यही है। नेक्स्ट है लाइट ब्लू कलर का, ऊपर जो था वो गया हल्का पर्पलिश कलर का या पिंक कलर का आपको ईडीटीए देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं दूसरा जो है, ये है लाइट ब्लू सोडियम सिट्रेट 1:9। अब ये 1:9 क्या है यहाँ पे हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द NCCLS गाइडलाइन, द proportion of blood anticoagulant should be the ratio of 9:1. Sodium citrate is the only expectable anticoagulant for coagulation study. Citrate inhibited clot formation by binding all of the available calcium in the plasma sample. अब हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे पार्ट डिवाइडेड हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो बता देता हूँ, समझना। ब्लड जो है हमारा सेल और प्लाज्मा से मिलके बना है, ठीक है। सेल में मेजर तौर पे 4 टाइप डिवाइडेड हैं। एक तो रेड ब्लड सेल, दूसरा वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल फिर फर्दर 5 टाइप में डिवाइडेड है, और तीसरा है प्लेटलेट, ठीक है। 3 मेजर टाइप हो गए, उसके अंदर फिर फर्दर 5 जो डीएलसी कहते हैं हम, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसे हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, वो 5 टाइप में डिवाइडेड है। उसके बाद आता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसको हम कहते हैं फूड स्टोरेज भी, मतलब जो भी हमारी बॉडी के सेल को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए हमारे बॉडी को चाहिए, वो सब हमारे इस प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। अब सेल क्या करते हैं, सेल का काम अपना अलग है। जैसे रेड ब्लड सेल है, ये इसका काम है आयरन और फॉलिक एसिड को सर्कुलेट करना, साथ ही साथ में ऑक्सीजन सप्लाई करना। वाइट ब्लड सेल का काम है, ये हमारे एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे सेना होती है, राजाओं की पहले हुआ करती थी, या डिफेंस आर्मी होती है आज के टाइम में, एयर फोर्स है, ये सब है, ये फाइट करती है अपनी कंट्री को बचाने के लिए। वैसे ही बाहर के कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी पे अटैक ना कर दे, जिससे हम बीमार ना पड़ जाएं, उसको बचाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए डीएलसी सेल्स जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये अलग अलग 5 सेल्स हैं, ये काम करते हैं। हर एक सेल का अपना एक इंडिविजुअल रोल होता है, वर्सेटाइल चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है।
फिर आ जाता है प्लेटलेट, जो कि कोगुलेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है। ये क्या करता है, कभी भी हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का इंसेशन होता है तो जो हमारा ब्लड फ्लो है, जो कि एक वन वे पाथवे है, उसका पाथवे चेंज होता है तो वो वापस से अपने पाथवे पे रिकवर कर जाए, तो उसमें अपने सेल्स को यानी प्लेटलेट को एक जाली की तरह यूज़ करता है और वहाँ पे एक लेयर जमा देता है ब्लड की, जिससे जो ब्लड हमारा बाहर निकल रहा था, ओज आउट हो रहा था पाथवे में से, वो वापस अपने पाथवे में चलना शुरू कर देता है। जैसे एक छोटी पाइप है, मान लो पाइप में एक जगह कहीं छेद हो गया, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी एक तरीके की पाइप में घूम रहा है और उस पाइप का नाम है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो इस पाइप में कभी भी कोई डैमेज होगा तो प्लेटलेट क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देगा। भाई हम बाहर पाइप होती है तो हम उस पर टेप लगाते हैं या रिपेयर सॉल्यूशन लगाते हैं तो वो पाइप ठीक हो जाती है, लेकिन जो हमारा वेसल्स हैं, चाहे वो वेन है, चाहे वो आर्टरी है, चाहे वो कैपिलरी है, तो इसको ठीक करने के लिए प्लेटलेट क्या करता है, अपने सेल्स को उस सरफेस पे जहाँ पे क्रैक हुआ है या जहाँ पे वो बर्स्ट किया है, जितना उसके कैपेसिटी में होता है, जैसे स्मॉल इंसेशन वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा, लार्ज इंसेशन जो है उसके लिए आपको अदर ऑइंटमेंट्स या अदर फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो बॉडी एक लार्ज कट को रीहील नहीं कर पाती है जल्दी, स्मॉल कट को जल्दी रीहील कर देती है। आपने देखा भी होगा, छोटे मोटे स्क्रैच लगते हैं या कट लगते हैं तो हफ्ते 10 दिन में अपने आप ही बिना किसी ऑइंटमेंट के भी ठीक हो जाते हैं, या इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें कोई ऑइंटमेंट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि आपके जो ब्लड का प्लेटलेट है वो जैसे ही कोई इंसेशन होता है वो एक्टिव होता है और सीधा वहाँ पे जाके सरफेस पे आके स्टिक हो जाता है, जिससे जो फ्लो है वो आउटर यानी बाहर ना निकले। अब कई बार आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर ये नीला कैसे पड़ जाता है कई बार, तो वो रॉन्ग पंचर एक्टिविटी की वजह से नीला पड़ता है, और भी है वो अलग पार्ट पे हम आपको समझाएंगे। अभी हम कोगुलेशन वाले पार्ट पे पढ़ रहे हैं और ट्यूब वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आप समझोगे कि जो हमारा प्लाज्मा है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैल्शियम भी अवेलेबल है, विटामिन भी अवेलेबल है, मिनरल भी अवेलेबल है। तो सोडियम सिट्रेट क्या करता है कि कैल्शियम, जितने भी कैल्शियम वाले पार्ट हैं उन सब के साथ ये बाइंडिंग बना के एक बाइंडिंग एनर्जी करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, जिससे आपका जो ब्लड है जब इस ट्यूब में डालते हैं तो जो कोगुलेशन वाला पार्ट है यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रुक जाता है। वो एज इट इज जैसे हमारे बॉडी के अंदर है वैसे ही उस ट्यूब में वो परफॉर्म करता है। इसका भी लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, 24 आवर्स तक के लिए ये एक रिजल्ट आपका बिल्कुल एक्यूरेट रखेगा। थोड़ा +-5 का वेरिएशन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होल्डिंग है इसमें रह जाता है। इसका जो रेशियो है 9:1, 1 रेशियो का जो पार्ट है वो आपका एंटीकोगुलेंट का रहता है, 9 पार्ट जो है वो आपका ब्लड का रहेगा। अब ब्लड वाले पार्ट में भाई आपने मिक्स कर दिया, डाल दिया, 2 ml के आसपास इसमें ब्लड डाला जाता है। आपने मिक्स करने के बाद इसका टेस्ट अब क्या क्या लगेगा, तो आपने सुना है PT, INR, APTT, ये मेजर टेस्ट हैं इसके 3 जो कोगुलेशन के लिए देखे जाते हैं। और सोडियम सिट्रेट जो है वो वाइल इसमें यूज़ की जाती है। सोडियम सिट्रेट वाइल जो है लाइट ब्लू टॉप कलर की आपको देखने को मिलेगी कहीं पे भी, जो कि क्या करती है, अगेन वही चीज़, कोगुलेशन स्टडी को पढ़ने में हमें हेल्प करती है। आगे चलते हैं सोडियम सिट्रेट के बाद ग्रीन टॉप पे, जिसे हम सोडियम हिपैरिन या लिथियम हिपैरिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होगा। लिथियम हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है एक तरीके का। हिपैरिन जो है ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। लिथियम हिपैरिन इज़ बेटर फॉर द टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज यूजिंग अ ब्लड कलेक्शन ट्यूब। द सोडियम हिपैरिन में overestimate a person blood sodium level. Similarly, lithium heparin should be avoided when testing a person lithium level. अब होता क्या है हमारे ब्लड में, जैसे मैंने बताया कि सेल भी है और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैग्नीशियम भी आता है इसमें, लिथियम भी आता है,
ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं इसके अंदर। ये सब हमारे प्लाज्मा या सीरम आप कह सकते हो, बॉडी के बाहर अगर हमने कोई एंटीकोगुलेंट नहीं डाला ट्यूब में तो वो सीरम में कन्वर्ट होगा, अगर एंटीकोगुलेंट डाला है तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। और हर एक एंटीकोगुलेंट का अपना अपना काम है। अब हेपेरिन में क्या होता है, बहुत सारे स्पेसिफिक टेस्ट हैं। सपोज इलेक्ट्रोलाइट है, कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट अगर टेस्ट करना है और बिल्कुल स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो आप इसको हेपेरिन ट्यूब में कलेक्ट कीजिए सेंट्रीफ्यूज करके, और उस प्लाज्मा से आप इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करें तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आएगी। उसके साथ में अगर लिथियम आपको चेक करना है तो लिथियम हेपेरिन की अगर ट्यूब लेंगे तो उसमें आपका लिथियम लेवल हाई आने का चांसेस होता है, तो उस टाइम पे आप सोडियम हेपेरिन यूज़ कर सकते हो। मिक्सिंग टाइम इसका आपने पढ़ा ही था, 8 to 10 आवर्स, 8 to 10 टाइम्स के आसपास आपको कोई भी ट्यूब में 8 से 10 के बीच में आपको मिक्स करना होगा। और कौन कौन से टेस्ट हैं जो इसमें लगाए जाते हैं, तो एक होता है आपका टीबी गोल्ड, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। दूसरा आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कई जगह यूज़ किया जाता है, स्पेशली हेपेरिन ट्यूब का यूज़ किया जाता है। कोई इन्फेंट बच्चा है, अगर उसका कोई ब्लड टेस्ट करना है जिसमें हमें एक प्लाज्मा चाहिए होता है, तो हमारा प्रेफरेंस होता है कि आप उसको हेपेरिन ट्यूब में ही कलेक्ट करके करें। या फिर अगर आपको आर्टीरियल ब्लड गैस का टेस्ट करना है तो उसमें भी आपका हेपेरिन वॉश्ड सिरिंज यूज़ किया जाता है, या फिर हेपेरिन ट्यूब में ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। हेपेरिन में एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है वो ये है कि जब भी, जैसे हेपेरिन में नहीं, किसी भी ट्यूब में जब आप ब्लड कलेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ब्लड कलेक्ट करने के बाद जब हमने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, पोर कर दिया ब्लड को, तो इमीडिएटली हमें उसके वॉल के इनर सरफेस पे पूरे ब्लड को मिक्स करना होता है। और ब्लड अच्छी से मिक्स करना है। अच्छी से मिक्स करना ये नहीं कि बिल्कुल तेज़ से उसको मिक्स कर दो, विग्रसली मिक्स करो, नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत जेंटली रोटेट करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और अप और डाउन, ये 2 फॉर्मेशन आपको परफॉर्म करनी है मिक्सिंग के लिए, जिससे आपका ब्लड जो है वो एंटीकोगुलेंट के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद आ जाते हैं रेड, जिसे हम प्लेन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। रेड टॉप रहता है जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो सीरम वाला पार्ट है वो अचीव होता है। अभी तक हमारा प्लाज्मा पार्ट अचीव हो रहा था। प्लाज्मा का मतलब हो गया कि भाई एंटीकोगुलेंट मिक्स ब्लड जब सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो हमें प्लाज्मा रिसीव होगा। यहाँ पे हमें सीरम रिसीव होता है। सीरम का क्या काम है, तो सीरम सेम जैसे ब्लड क्लॉट हो गया, तो अब हमारे पार्ट में क्या बचा, बायोकेमिस्ट्री बची। क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, आपका SGOT, SGPT, ठीक है, बिलरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ग्लोबुलिन, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन D3, B12, ये सारी चीज़ें, थायराइड हो गया, LHS, FSH हार्मोन्स हो गए, ये सब आपका सीरम वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। और ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें रेड ट्यूब या SST ट्यूब को भी कह सकते हो, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, जो कि येलो कलर टॉप की होती है, वो ट्यूब भी यूज़ की जा सकती है। तो ये दोनों ट्यूब का काम जो है बेसिकली सीरम सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लड के अंदर। और इसमें कम से कम 30 मिनट्स का टाइम लगता है, क्योंकि 30 मिनट्स अप्रॉक्स ब्लड को क्लॉट होने में लगते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब आप इस ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करते हैं तो इसमें कोई मिक्स नहीं करना, इसको प्रॉपरली जेंटली स्टैंड करके छोड़ देना है। जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हल्का सा आपको उस टाइम पे पिंकिश सा सीरम नज़र आएगा। जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वो पेल येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। अब आ जाते हैं SST, जिसे गोल्ड टॉप ट्यूब या येलो ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है। सेम जैसे रेड वाली ट्यूब काम करती है वैसे ही ये वाली ट्यूब भी काम करती है। इसमें और रेड वाली में एक फ़र्क है, जो येलो टॉप वाली है, ये गोल्डन टॉप जिसको बोल रहे हैं, इसके बीच में एक जेल पार्टिकल होता है जो क्या करता है, जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो रेड ब्लड सेल्स को बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा, बीच में एक बैरिकेड का काम करेगा और उस सबसे ऊपर जो है आपका वो सीरम को सेपरेट करके रखेगा, यानी मिक्स नहीं होने देगा। तो ये वाला पार्ट था आपका ट्यूब के बारे में, जिसमें आपने गोल्डन टॉप ट्यूब के बारे में पढ़ा, रेड टॉप ट्यूब के बारे में पढ़ा, दोनों प्लेन ट्यूब का कहलाई जाती है। फिर ग्रीन टॉप ट्यूब के बारे में पढ़ा, जिसमें हेपेरिन एंटीकोगुलेंट देखने को मिलता है। उसके बाद लाइट ब्लू, जिसमें सोडियम सिट्रेट रहता है।
उसके बाद है आपका EDTA जो कि पर्पल टॉप है, जिसमें आपका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड रहता है। तो ये बेसिक ट्यूब्स हैं कुछ जो कि लेबोरेटरी में यूज़ की जाती हैं। EDTA वाली जो है मेजर टेस्ट मैंने आपको बता रहा हूँ, CBC, ब्लड ग्रुप, मलेरिया एंटीजन। CBC के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, RBC का है, प्लेटलेट का है, WBC का है, ESR भी इससे लगाया जा सकता है आज की डेट में, और भी अदर किसी टेस्ट में इसको परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद ब्लू वाला जो है आपका स्काई ब्लू, लाइट ब्लू जिसको बोलते हैं, ये आपका कोगुलेशन फैक्टर के लिए चेक किया जाता है, जो कि आपका PT, INR, APTT ये टेस्ट हैं। ग्रीन वाला जो है आर्टीरियल ब्लड गैस हो गया, TB गोल्ड हो गया, छोटे बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए देखा जाता है। प्लेन और येलो वाला जो पार्ट है ये सीरम सेपरेटिंग का काम करता है। आपके जो बायोकेमिस्ट्री है, सीरोलॉजी के टेस्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री में आपका कंप्लीट LFT, KFT, लिपिड, थायराइड, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें की जाती है। एक ऐसे ही ग्रे कलर का आता है जिसमें आपका शुगर टेस्ट किया जाता है, जो कि सोडियम फ्लोराइड कहलाता है, एंटीकोगुलेंट। आगे शुरू करते हैं मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन। मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन में सबसे पहले है स्किन प्रिक मेथड, मटेरियल रिक्वायर्ड एंड इक्विपमेंट। स्किन प्रिक मेथड मतलब कैपिलरी पंचर को भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में कंप्लीट हर जगह कैपिलरी मौजूद है, नाखून की टिप से लेके बाल जहाँ से ग्रो कर रहा है ना वहाँ तक कैपिलरी गई हुई है। तो वहाँ कहीं पे भी हमें स्मॉल अमाउंट में अगर ब्लड चाहिए होगा तो हम जो है वो स्किन प्रिक मेथड के थ्रू ही करेंगे। तो स्किन प्रिक मेथड क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड में आ जाएगा आपका डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए होंगे, आपको शार्प डिस्पोजेबल कंटेनर चाहिए होगा, नीडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्कोहल स्वैब चाहिए होगा, स्टेराइल ब्लड लैंसेट चाहिए होगा, लैंसेट जो प्रिक करने के लिए यूज़ होता है, फिर कॉटन वोल चाहिए होगा, एक गोल ड्राई कॉटन स्वैब बोल सकते हो आप उसको, 10% आवर्स होल्ड ब्लीच, इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले रिक्वायर्ड रहता था। फिर कैपिलरी ट्यूब चाहिए होगा जिसमें आप ब्लड कलेक्ट करोगे। कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे क्यों कही जा रही है, क्योंकि BT-CT का परफॉर्म जो है वो ज़्यादातर स्किन प्रिक मेथड से किया जाता है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। मेथड क्या है, छोटे बच्चों में करना है या बड़ों में करना है, तो अभी यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो फुट का दिखाया गया है। आप अगर डायग्राम में देखोगे पिक्चर 1 से, डू नॉट स्ट्रिक्ट हेयर, जो बीच में इमेज वाले पार्ट की मैं स्पेसिफिक अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कैपिलरी ब्लड स्पेसिमेन में अब जो ग्रीन कलर का एरिया है वहाँ ओके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप प्रिक कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, रेड वाले पार्ट पे नहीं करना है। सेकंड स्टेप में होल्डिंग किस तरीके से करना है, आपको छोटे बच्चे का जो फुट वाला एरिया है उसको पूरा ग्रिप करना है थंब और फर्स्ट फिंगर की हेल्प से, और लैंसेट की हेल्प से उसको प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद कैपिलरी ट्यूब में उसको ब्लड को कलेक्ट करना है, और माइक्रो टायर ट्यूब, छोटी ट्यूब्स आती हैं अगर ज़्यादा ब्लड चाहिए बच्चे का थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए, क्योंकि इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट मतलब लेस देन 1 ईयर, उसकी वेन्स और आर्टरी बहुत ही पतली होती है। आप उसको किससे, निडल से वेन या आर्टरी पंचर नहीं कर सकते, उसमें कैपिलरी ही पंचर किया जाएगा, स्किन प्रिक मेथड ही किया जाता है। तो वहाँ से आप उसको माइक्रो ट्यूब जो है उसमें आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हो और उसको टेस्ट प्रोसीजर के लिए भेज दिया जाता है। माइक्रो ट्यूब यहाँ पे सेम जैसे EDTA की है तो EDTA वाली भी आती है, आपकी प्लेन भी आती है, अलग अलग टेस्ट यहाँ पे बच्चों का किया जा सकता है इस मेथड से। कैपिलरी मेथड या स्किन प्रिक मेथड जो है वो 3-4 टेस्ट के लिए किया जाता है। सबसे पहले ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम एडल्ट में करना है तो ईयर लोब जो है, ईयर लोब जहाँ पे आपका ईयर हल्का लटकता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट जो है वहाँ से प्रिक करके किया जाता है। BT ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम जो है एडल्ट में फिंगर प्रिक करके, कोई आपकी मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर इसमें से प्रिक किया जाएगा, कैपिलरी ट्यूब में ब्लड को फिल किया जाएगा। यहाँ इमेज में जाओ, इमेज नंबर 3,
इसी पेज पे इमेज जो थर्ड है इसमें देखो टो से करा जा रहा है, कैपिलरी ट्यूब इसी टाइप की होती है, तो यहाँ फिंगर से भी किया जाता है। अभी छोटे बच्चे पे भी आऊँगा, अभी एडल्ट का बता रहा हूँ। कैपिलरी ट्यूब में फिल किया जाएगा, 30 सेकेंड्स पे उसको ब्रेक करके देखेंगे और जहाँ पे भी उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्लॉटिंग टाइम आ जाएगा। ये शॉर्ट में बताया भी क्लॉटिंग टाइम कैसे हो रहा है। अब छोटे बच्चे में जो इन्फेंट होते हैं, लेस देन 1 ईयर हैं, यानी 6 महीने के, 3 महीने के, 2 महीने के, जस्ट बॉर्न हो गया जो, उनका अगर कोई बाई चांस ब्लड टेस्ट करना है हमें, जैसे ब्लड ग्रुप लगाना है, तो उस केस में क्या किया जाता है, बच्चों का टो फुट जो यानी पैर का फुट वाला एरिया है वहाँ पे आपका क्लीन किया जाएगा। एरिया पेज इमेज नंबर 1 पे आप देखोगे तो जो ओके करके ग्रीन शेड का एरिया है वो आपका प्रिकिंग एरिया होता है। बीच का जो आपका एरिया है, डू नॉट स्ट्राइक हेयर, उस वाले पार्ट पे आपको प्रिक नहीं करना होता है। लैंसेट जो है वहां पे आपको क्या करना है, एक हाथ से आपको फुट को होल्ड करना है, पूरा अच्छी से ग्रिप करके लैंसेट की हेल्प से उसको प्रिक करना है। इमेज नंबर 2 पे आप देखोगे। फिर थर्ड में देखोगे कैपिलरी ट्यूब से आपका क्लॉटिंग टाइम चेक करने के लिए लिया जा रहा है। दूसरे 4th नंबर पे आप देखो वहां पे कलेक्ट हो गया है। 5th नंबर पे उसको स्टैंड पे लगा के रख के देख लिया। फिर 6th नंबर पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको अलग ट्यूब में ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है, जिसको हम माइक्रो टाइनर भी बोलते हैं। ये क्या है, आपका बेसिकली ब्लड ट्यूब होता है जो ब्लड, स्मॉल बेबीज को ब्लड कलेक्ट करने में यूज किया जाता है। यहाँ पे क्यों किया जा रहा है भाई, मान लो बच्चे का CBC लगाना है, कोई छोटा बच्चा है, कोई डिजीज तो नहीं है उसे, या उसका और कोई पैरामीटर डॉक्टर को डाउट हो रहा है, तो उस केस में इस ट्यूब में ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा। ब्लड कलेक्ट करने के बाद उसको आगे प्रोसेस के लिए लैब में भेजा जाता है। इसके अंदर भी EDTA की ट्यूब्स आती हैं, सोडियम फ्लोराइड की भी आती है, साइट्रेट की भी आती है। हर जो हमारी ट्यूब्स नॉर्मल ट्यूब है उस टाइप की ऐसी ट्यूब्स स्मॉल पार्ट पे भी आती है, जिसको हम माइक्रो टाइनर ट्यूब्स भी बोलते हैं। ओके, अब फिंगर प्रिक मेथड वाला जो है, इसमें देखिए किस तरीके से आपका जो फिंगर पार्ट है, सबसे पहले हमने यहाँ पे मिडिल फिंगर को लिया हुआ है। सेम प्रोसीजर है कलेक्शन का। पहले उसको क्लीन कर, सेलेक्ट करोगे फिंगर को, फिर क्लीन करोगे। एरिया जो प्रिक करने का है बिल्कुल सेंटर में प्रिक नहीं किया जाता है, साइड में किया जाता है, और नेल्स के सराउंडिंग्स नहीं किया जाएगा। नेल का सराउंडिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपका नेल की एज की सरफेस के साथ स्टार्टिंग हो रही हो, वहाँ कभी नहीं किया जाएगा। हमेशा एक ट्रायंगुलर शेप इमेजिन की जाती है फिंगर के टिप पे, और उस ट्रायंगुलर शेप के साइड वाइज में किया जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो आपकी फिंगर वाला पार्ट है उसमें कहाँ पे प्रिक किया जा रहा है, साइड में हल्का सा एक साइड वाले पार्ट पे किया जा रहा है। और यहाँ पे ब्लड कलेक्ट करके उसको अल्कोहल से क्लीन करके ब्लड लेना है। ब्लड लेने के बाद जो आपका परफॉर्मिंग एक्टिविटी है, अगर आप सिंगल RBC कर रहे हो मैनुअल मेथड से, तो आप डायरेक्ट 20 माइक्रोलीटर वहाँ से ब्लड लेके परफॉर्म कर सकते हो। ब्लड ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, सहालिस से हीमोग्लोबिन मेथड से हीमोग्लोबिन परफॉर्म कर सकते हो। डिफरेंट टेस्ट है, स्मॉल अमाउंट में जिसमें ब्लड चाहिए वो कैपिलरी पंचर से यहाँ पे किया जा सकता है। प्रोसीजर सब में लगभग सेम है। एक और शॉर्ट में फुट का समझाया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे, पेज नंबर 16 पे। यहाँ पे A डायग्राम में सिलेक्शन एरिया दिखा रखा है, B वाले पार्ट में किस तरीके से क्लीन करना है वो बता रखा है स्वैब से, C पे वो क्लीन करते हुए दिखा रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्रिक करने के बाद D वाले पार्ट में देखो रेडिश पॉइंट जो पॉइंट किया गया है वो ब्लड कलेक्शन का है। सेम ऐसे ही आपके यहाँ पे आगे और चलोगे 17 नंबर पे, तो देखोगे फिंगर में जो आपका है इनकरेक्ट पोजीशन, यानी बिल्कुल बीचों बीच जो प्रिक किया हुआ है, और करेक्ट वाला जो हल्का सा लेफ्ट या राइट साइड में आपने प्रिक किया है फिंगर में, वो दिखा रखा है। ऐसा ही सेम आपका फुट वाला एरिया हो गया, जो नॉट रिकमेंडेड वाला एरिया है जिस पे लिखा हुआ है, और रिकमेंडेड साइट लिखा हुआ है जिसमें सेम ऐसे ही सेंटर वाला एरिया नहीं है, साइड का एरिया है।